क्वेश्चन नंबर 44 आपका कुछ इस तरीके से है कि बोल रहा है द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ। कह रहा है कि हीलियम का जो स्पेक्ट्रम आएगा वह किसके समान होगा, है ना। तो हीलियम की बात करोगे तो हीलियम के अंदर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसका मतलब हीलियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो अगर आप बात करते हो तो लिथियम आयन, तो लिथियम आयन की बात करोगे तो लिथियम के पास में जब ये न्यूट्रल स्टेट में था तो इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हीलियम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम के पास में, तो लिथियम के पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। यानी हीलियम और लिथियम का जो आपका स्पेक्ट्रम आएगा वह सेम आएगा। तो सही आंसर होगा बी का, बी वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है 45 कि कह रहा है कि इफ ईच हाइड्रोजन एटम इज गिवन 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। यानी कह रहा है कि अगर हम क्या करें, हाइड्रोजन एटम को कितने कितनी एनर्जी दे दे, हम हर एक एटम को, हर एक हाइड्रोजन एटम को 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे दे, तो क्या आपका जो द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी उस स्पेक्ट्रल लाइन में कितने आपके लाइंस होंगे, उस स्पेक्ट्रम में कितने लाइंस होंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करते हो तो हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी आपका एक्सप्रेशन होता है वह होता है -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर देखोगे तो हाइड्रोजन के अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक क्या होगा? प्रोटॉन होगा, है ना। न्यूक्लियस जो होगा, न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और उसके फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो आपका हाइड्रोजन एटम है जब वो ग्राउंड स्टेट में होता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वह कहाँ पे होता है? फर्स्ट ऑर्बिट में, यानी n = 1। जैसे ही n की वैल्यू क्या रखोगे आप? 1 रखोगे, तो जो आपका फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उसकी जो एनर्जी आपकी निकल के आएगी वह आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन को अगर मुझे क्या करने हैं यहाँ से, अगर हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन को मुझे रिमूव करना है तो मुझे कितनी एनर्जी दे दे कि यह इलेक्ट्रॉन आपका इस हाइड्रोजन एटम से बाहर निकल जाए। तो मुझे उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी हो जाए वो जीरो हो जाए। क्योंकि जब जीरो इसकी एनर्जी हो जाएगी तब यह न्यूक्लियस के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। यानी मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी अगर मैं दे दूं इस इलेक्ट्रॉन को तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कितने आपका कितनी एनर्जी दी जा रही है? 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। इसका मतलब हुआ कि आयोनाइजेशन के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे कम एनर्जी हम दे रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से रिमूव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा, है ना, तो स्पेक्ट्रल लाइन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका नो स्पेक्ट्रल लाइन कैन बी इमिटेड। कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन आपका इमिटेड नहीं होगा, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46 आपका था कि द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द रूबेडियम। पहले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ से ऊपर मैंने किया और यहाँ पे हम देखेंगे तो मुझे ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पे क्या बोल रहा था कि द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस आउटर। वैलेंस का मतलब आउटर मोस्ट ही होता है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द रुबेडियम, तो रुबेडियम की बात करोगे तो यहाँ पे अगर देखोगे ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर फर्स्ट में आप देखोगे तो आपके कौन कौन से एलिमेंट है? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, रुबेडियम, सीजियम और फ्रांसियम,
है ना। तो जो फर्स्ट आपका ग्रुप है, इस फर्स्ट ग्रुप का जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वह क्या होता है, 1s1। तो हाइड्रोजन के लिए 1s1, लिथियम के लिए 2s1, सोडियम के लिए 3s1। मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ, दिस इज वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आखिरी सेल के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। पोटेशियम का होगा 4s1, रुबिडियम के लिए होगा 5s1। तो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा रुबिडियम के लिए, वह कहाँ पे जाएगा, 5s सब सेल में जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई आपकी, आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 5। s सब सेल है तो l की वैल्यू क्या होगी, 0, है ना। और अगर l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे जो स्पिन आएगा वह प्लस हाफ आएगा, प्लस हाफ आएगा या माइनस हाफ आएगा। तो यहाँ पे सही आंसर कहाँ पे है भाई आपका, यहाँ पे देखो 500 प्लस हाफ, ये क्या होगा आपका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47, कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विच इज जस्ट above द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 43 इन द सेम पीरियोडिक ग्रुप इज। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of element which just just above the element with atomic number 43। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि एटॉमिक नंबर 43 जो होगा वह किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 43 होगा। एटॉमिक नंबर 43 की बात करोगे तो आपका एटॉमिक नंबर 43 होता है टेक्टियम का। टेक्नीटियम का, तो टेक्नीटियम का जो आपका एटॉमिक नंबर है वह 43 है ना। अगर आप देखते हो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इस देखिए आप 3D सीरीज की बात करते हो तो इस 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, है ना। आगे भी है, आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर आप 4D सीरीज की बात करते हो, 4D सीरीज में आपका जो एलिमेंट है इट्रियम, जर्कोनियम, ऑफमेनियम, है ना, सॉरी निबोडियम, मोलिबेडनम, और आपका, एक मिनट में यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, इट्रियम, जर्कोनियम, निगोडियम, मोलिबेडनम और टेक्टिनियम। टेक्नीटियम जो जिसका एटॉमिक नंबर 43 है, इसके जस्ट एबव जो आपका एलिमेंट है यानी मैग्नीज। मैग्नीज का यहाँ पे क्या पूछ रहा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे मैग्नीज का क्या होगा आपका, आपको पता ही है। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 25। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपका यहाँ पे जो सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा फर्स्ट वाला, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2। अगला क्वेश्चन है आपका,
कि a metal ejects electron when hit by blue light but not when hit by yellow light। एक कोई मेटल है, अब इस मेटल के सरफेस पे जब कौन सी लाइट आपका हिट करती है, ब्लू लाइट, है ना, ब्लू लाइट जब हिट करती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका इजेक्ट होता है। लेकिन तो ब्लू लाइट में तो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये मेटल क्या करेगा, ब्लू लाइट जो होती है वह मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देती है। लेकिन अगर येलो लाइट की बात करोगे तो येलो लाइट के हिट करने से कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका बाहर नहीं निकलता है। तो क्या होगा, विल इलेक्ट्रॉन बी इजेक्टेड इफ मेटल इज हिट बाई रेड लाइट। क्या होगा कि अगर रेड लाइट की बात कर रहा है, तो विबग्योर में देखोगे, तो विबग्योर में अगर आप देखते हो, विबग्योर में तो जो ब्लू लाइट है, देखो यहाँ पे ब्लू लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, लेकिन येलो लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल रहा है। यानी ब्लू लाइट, देखो अगर बात करोगे एनर्जी की, तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी वो वायलेट की होगी, फिर इंडिगो की होगी, फिर ब्लू की होगी। तो ब्लू लाइट तो इजेक्ट कर दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, लेकिन येलो लाइट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि येलो लाइट की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। अगर येलो लाइट नहीं कर पा रहा है तो रेड लाइट इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, इजेक्ट करेगा, इसका कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि रेड लाइट की एनर्जी तो येलो लाइट से भी कम होगी। तो यहाँ पे होगा नो, कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि रेड लाइट की एनर्जी बहुत कम होती है ना, एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो जब येलो नहीं कर पा रहा था तो रेड तो कर ही नहीं पाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि E1 E2 एंड E3, E1 E2 एंड E3 आर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन। देखिए E1 E2 और E3, E1 एनर्जी किसकी है भाई, E1 एनर्जी है आपका इलेक्ट्रॉन का, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी E2 है, और प्रोटॉन की एनर्जी क्या है, E3 है। और कह रहा है कि दी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ऑल द पार्टिकल इज इक्वल। तो कह रहा है कि यहाँ पे इन तीनों पार्टिकल के लिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वह इक्वल है। तो सही ऑर्डर बताइए आप। तो अगर मैं बात करूं, तो डी ब्रॉगली के अनुसार लेमडा इक्वल टू क्या होता है, एम वी होता है। अगर आप देखोगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है पी स्क्वायर बाई 2m होता है। तो पी की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब यहाँ पे अगर मैं पी की वैल्यू, यहाँ पे एच अपान पी होता है, अगर मैं पी की वैल्यू रख दूं तो लैम्डा इक्वल टू होगा एच अपान अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, है ना। चूंकि तीनों पार्टिकल के लिए, तीनों जो पार्टिकल है उनके लिए जो वेव लेंथ है वह क्या है, सेम है। यानी लैम्डा तो तीनों पार्टिकल के लिए क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। इसका मतलब लैम्डा कांस्टेंट है। अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो यहाँ पे एच भी कांस्टेंट है। यहाँ पे जो नीचे आपकी क्वांटिटी है m इंटू काइनेटिक एनर्जी, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, है ना। तभी तो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाली जो क्वांटिटी होगी तब कांस्टेंट होगी जब एम और काइनेटिक एनर्जी का जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तभी जाकर के लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यहाँ पे देखोगे एम की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए होती है, तो एम की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है आपकी, देखो एम, अगर एम की वैल्यू हाई होगी तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, लो होगी। एम की वैल्यू सबसे ज्यादा हाई किसके लिए था, अल्फा पार्टिकल के लिए। अल्फा पार्टिकल के लिए अगर एम की वैल्यू सबसे हाई है तो E2 की वैल्यू क्या होगी, सबसे कम होगी, यानी E2 क्या होगा, सबसे कम होगा। और फिर अगर आप बात करते हो, आ, देखो उसके बाद प्रोटॉन जो होता है वो उसका मास जो होता है अल्फा पार्टिकल से कम होता है। तो यहाँ पे अगर m की वैल्यू हाई है, मतलब अगर फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा आपका, प्रोटॉन के लिए आएगा, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है इन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का अगर मास ज्यादा है तो प्रोटॉन की जो एनर्जी होगी वह क्या होगी, कम होगी। E1 और सबसे, सॉरी E3, फिर सबसे लास्ट में कौन जाएगा आपका, E1। तो आपका E1 सबसे ज्यादा, फिर
E3 फिर E2, यानी सही आंसर होगा आपका पहला, ए वाला आंसर क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपकी, दी इलेक्ट्रॉनिक द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड द क्वांटम नंबर एन एल। यहाँ पे एन की वैल्यू अगर 4 है, एल की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 1 का मतलब पी सबसेल, ये हो जाएगा 4p, ये हो जाएगा 4s, ये हो जाएगा 3d, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3p। तो सबसे जो कम एनर्जी होगी वह किसकी होगी आपकी, किसकी होने वाली है भाई, 3p की। 3p की एनर्जी सबसे कम, उसके बाद 4s की वैल्यू, फिर उसके बाद 3d, और सबसे ज्यादा एनर्जी होगी 4p की। तो 3p किसके करस्पॉन्डिंग था, तो 3p करस्पॉन्डिंग था 4 क्या, 4s किसके करस्पॉन्डिंग था, सेकंड के, और 3d किसके करस्पॉन्डिंग था, थर्ड का, और 4p की फर्स्ट। तो आपका कौन सा आंसर सही होने वाला है, 4, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है आपका 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपका है, क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, चलो। वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे दिया गया है ना, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की जो वेलोसिटी है इतनी है। तो विच वैल्यू इज क्लोज टू वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ द क्वांटम ऑफ द लाइट विद फ्रीक्वेंसी इतना। क्या बात कर रहा है, कह रहा है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू अगर इतनी हो, लाइट की वेलोसिटी इतनी हो, तो कौन सा वेवलेंथ सबसे नजदीक होगा आपका नैनोमीटर में, है ना, इन नैनोमीटर ऑफ द क्वांटम लाइट विद द फ्रीक्वेंसी। कोई आपकी लाइट है, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी दी गई है भाई 8 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, है ना। तो अगर मैं बात करूं, मैं जानता हूं कि स्पीड इजकल टू होता है लैम्डा इंटू न्यू, है ना, वेलोसिटी इजकल टू होता है वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे अगर आप देखोगे लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, c/न्यू। सी की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे लेमडा की वैल्यू है 8 × 10⁻15 सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कट जाएगा आपका, है ना। और सेकंड इनवर्स से अगर सेकंड इनवर्स कट गया, तो यहाँ पे वैल्यू देखोगे 3/8 × 10 पावर, देखो 8 था आपका ऊपर, ए वाली क्वांटिटी ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8×3 = 24, और यहाँ पे बचा कितना, 6, 60 हो गया, 8×7 = 56, 8×5 = 40। अच्छा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका -7, है ना। अगर मैं इसको यहाँ पे ले आऊं तो हो जाएगा मेरा 37.5 × 10⁻⁻9 मीटर। इसको बोलते हैं नैनोमीटर। तो नैनोमीटर में कितनी वैल्यू आएगी, 37.5 नैनोमीटर। 37.5 का मतलब हो गया आपका 40, यानी सही आंसर होगा आपका क्या, उनका सी, क्योंकि सबसे क्लोज पूछ रहा था ना, क्लोज, तो 40 के क्लोज ही तो है ये। अगला है आपका क्वेश्चन, कि कह रहा है कि दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल के लिए आपकी एल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मुझे पता है, क्या होता है, √L L+1 h/2 पाई, यहाँ पे h/2 पाई, है ना। एल की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। अगर एल की वैल्यू 1 है तो √1 1+1, यानी √2 इंटू h/2 पाई, √2 h/2 पाई। हाँ, ए वाला जो डी वाला होगा आपका सही होगा। अंडर रूट टू
एच अपॉन 2 पाई, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, नीचे से हो जाएगा यहाँ पे √2 इंटू √2 भी इसको मैं बना सकता हूँ। यहाँ पे हो जाएगी H अपॉन √2 पाई, H अपॉन √2 पाई, H अपॉन √2 पाई, यानी सही आंसर होगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम n = 4 to n = 1 इन हाइड्रोजन एटम विल बी गिवन। ठीक है, कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपका जंप करेगा कहाँ से कहाँ तक, n = 4 to n = 1 हाइड्रोजन एटम में, तो जो रेडिएशन इमिट होगा इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से, उसका क्या बोल रहा था, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। मुझे पता है 1/λ = होता है RH, और यहाँ पे 1/n1² -1/n2², है ना। तो अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा था ना। कोई बात नहीं, यहाँ से देखो, अगर मैं बात करूंगा तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ यहाँ से कि न्यू सी इक्वल टू क्या होता है, न्यू × λ। तो 1/, अच्छा, अगर C/न्यू कर दूं मैं, C/न्यू कर दूं तो हो जाएगा लैम्डा, 1/λ = न्यू/सी हो जाएगा, न्यू/सी। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ न्यू/सी = RH 1/n1² -1/n2²। अच्छा, न्यू की वैल्यू यहाँ पे मुझे पूछ रहा है तो न्यू को मैं न्यू ही रखता हूँ। सी की वैल्यू होगी 3 × 10⁸ मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। ओके। और आर एच की वैल्यू होती कितनी है, आर एच की वैल्यू होती है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। अगर मैं इस सेंटीमीटर इनवर्स को मीटर इनवर्स में चेंज करूं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 109678 बाई × 10⁻² करना पड़ेगा इंटू मीटर इनवर्स, है ना, यही होगा। और रुक जाओ 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। हम्म, एक मिनट, 109678 बाई सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में होगा आपका 10⁻² मीटर, मीटर। हाँ, तो ये वैल्यू हो जाएगी ना आपकी 109678 × 10⁻² मीटर इनवर्स, है ना, मीटर इनवर्स। और यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या है भाई, n1 की वैल्यू है आपकी 1/4। ये है आपका n2, यहाँ पे n2² -n1²। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, n2 की वैल्यू क्या है 1, और n1 की वैल्यू है 1/4²। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 109678 × 10⁻² × 3 × 10⁸ मीटर और सेकंड इनवर्स। और ये आपका ऑलरेडी मीटर इनवर्स है ना। और आपका यहाँ पे क्या होगा, 1 - 1/16 तो होगा 15/16, है ना। तो यहाँ पे मीटर से मीटर इनवर्स कट गया,
और आपकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आने वाली है, तो आप इसको आप कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है, कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। बाकी तो यहाँ जा ये 8 तो 10 हो गया, तो 10 पावर 10 हो गया, इंटू 10 96 78 हो गया, और यहाँ पे इंटू 15/16। देखते हैं कितना आएगा, आइडिया तो नहीं है, देखते हैं। 10 96 78 मल्टीप्लाई बाई 15 और डिवाइड बाई 16। इसकी वैल्यू जो आ रही है ना, वो आ रही है 10 28 23.125 इंटू 10 पावर 10। तो यहाँ से अगर मैं इस पॉइंट को कहाँ पे ले जाता हूँ, मैं यहाँ पे लाता हूँ, तो 1 2 3 4, नहीं नहीं, 1 2 3 4 5 हो जाएगा 1.0283, है ना, इंटू 10 पावर 15। सही ऑप्शन क्या आ रहा है भाई, का सही ऑप्शन क्या अनुसार है, लगभग इसको मैं अगर कहूँ, 10 पे पावर 15 आ रहा है ना, और 10 पे पावर 15 के साथ में क्या है, 1.028, 1.028। अच्छा, यहाँ पे 3 में भूल गया था, तो अभी यहाँ पे मुझे याद आया कि यहाँ पे 3 जो था, 3 में यहाँ पे मिसिंग कर दिया था, तो अभी जो वैल्यू आ रही है ना, कितनी आ रही है, 1.02823 इंटू 10 पावर 15। और यहाँ पे जो 3 में भूला था, 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 6 4, 3 दूनी 6, 6 2 8, 0.3, तो कितना आएगा मेरा, 3.08, यानी आंसर मेरा आ चुका है। और आंसर कौन सा मैच कर रहा है, बी वाला। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई आपका कि, आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है कि द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, ठीक है, हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट, कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो सेकेंड बोहर ऑर्बिट होता है, इसकी जो एनर्जी है वह कितनी है, इतना है। तो अब मुझे पता है हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी एक्सप्रेशन होता है वह होता है -k/n², है ना। तो यहाँ पे अगर चूंकि बात कर रहा है सेकंड बोहर ऑर्बिट की, तो सेकंड के लिए एन की वैल्यू का 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे इजकल टू आपका -k/2 का स्क्वायर, यानी के की वैल्यू जो आएगी ना, वो माइनस में आएगा इंटू 4। अब अच्छा, यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, माइनस, सॉरी, ई की माइनस में आएगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा, 328 किलो जूल पर मोल इंटू 4। तो इतना आपका के की वैल्यू आई। अगर फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो यही के बाई क्या होगा, -k/n²। के की वैल्यू कितनी है, -328 × 4, और डिवाइड बाई फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहा था, तो 4 का स्क्वायर। यहाँ से एक कट गया तो 4 आ पाएगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा कितना का, 4 8 32, 4 दूनी 8, 3 11, और 4 3 12, 12 एक 13, 1312 किलो जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, केल्विन नहीं, पर मोल, ठीक है। तो सही आंसर हो गया आपका 54 का ए।
अगला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे कह रहा है कि बोम्बार्डमेंट ऑफ एल्यूमिनियम बाय अल्फा पार्टिकल लीड टू इट्स आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन इनटू वे। जब एल्युमिनियम फॉयल के ऊपर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया जाता है तो जो आपका रिजल्टेंट न्यूक्लियस बनता है, उस वह रिजल्टेंट न्यूक्लियस क्या करता है, दो तरीके से डिसइंटीग्रेट होता है। कैसे कैसे? एक फर्स्ट वाला तरीका, ये वाला तरीका, और एक दूसरा वाला तरीके यानी दूसरे वे के थ्रू इस तरीके से डिसइंटीग्रेट होता है। तो बताइए कि एक्स वाई जेड क्या है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए, जब एल्युमिनियम के ऊपर यहाँ पे देखोगे, तो जब यहाँ पे देखो एल्युमिनियम इस वाले को ध्यान दो आप। तो यहाँ पे देखोगे नीचे वाली क्वांटिटी कितनी है, 13, और यहाँ पे कितना है, 27 है ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे कुछ -1 होना चाहिए, और यहाँ पे कितना होना चाहिए आपका, 27 था ना। -1। अच्छा, यहाँ पे आपका हीलियम भी तो होगा, हीलियम का बोmbardment करवाया जा रहा है ना। तो 2He4, तो ये देखो 13 और 2 15, यहाँ पे एक होगा। देखो, अगर मैं इक्वेशन लिखूं ना ऐसे, एल्युमिनियम 13 27, और इस पे क्या किया जाए, अल्फा पार्टिकल यानी 2He4 का बम्बार्टमेंट करवाया जा रहा है। तो जो रिजल्टेंट आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, सिलिकॉन प्लस सिलिकॉन की वैल्यू है 14, यहाँ पे 30। अच्छा, ये देखो 13 2 15 हो गया, यहाँ पे 14 है तो यहाँ पे एक आएगा, क्योंकि 14 एक पर। देखो, जिस तरीके से हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास जो होता है हमेशा क्या होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कंजर्व होता है। तो यहाँ पर भी मास क्या होगा, वो कंजर्व होगा, और साथ ही साथ मास के साथ साथ एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, कंजर्व होगा। अगर आपका रिएक्टेंट का जो टोटल एटॉमिक नंबर है यानी 13 + 2 15 होगा, तो राइट हैंड साइड भी आपका क्या होगा, एटॉमिक नंबर कंजर्व होगा, यानी 15 आना चाहिए। तो 14 यहाँ पे है तो यहाँ पे एक आएगा, और यहाँ पे अगर 30 है तो देखो 27 4 31, 30 इधर है तो एक इधर हो जाएगा। देखो, ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 दोनों होता है, तो आपका प्रोटॉन। क्या होता है, प्रोटॉन, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी, प्रोटॉन होगी। ये प्रोटॉन पे एक चार्ज होता है, और इसका जो मास होता है वह A1 AMU के इक्वल होता है। यहाँ पे देखोगे हीलियम 2He4, तो 13 तो 15, 15 तो यहाँ पे लेडी है, 27 और 4 31 हो गया, यहाँ पे 30 है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर तो जीरो, यहाँ पे जीरो होगा, लेकिन जो मास नंबर यहाँ पे एक आएगा। तो ये क्या होगा आपका, ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है लेकिन उसका मास जो होता है 1 AMU के इक्वल होता है, तो न्यूट्रॉन। तो Y = न्यूट्रॉन। और यहाँ पे देखोगे, अच्छा, ये जो फास्फोरस है ना, ये जो फास्फोरस है आपको दिख रहा है, ये डिसइंटीग्रेट हो रहा है किसमें, सिलिकॉन 14 सिलिकॉन 30 में, और प्लस जेड। तो यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे क्या होना पड़ेगा कि आपका, देखो जेड, तो यहाँ पे 15 है तो यहाँ इधर नीचे 14 है, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, 14 एक 15 हो जाएगा, और ये वाला 30 है तो यहाँ पे मास नंबर क्या होगा, जीरो होगा। तो ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसपे एक पॉजिटिव चार्ज होता है लेकिन उसका मास जो होता है वो लगभग जीरो के इक्वल है, तो वो आपका पॉजिट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का उल्टा क्या कहलाता है, पॉजिट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे अगर 1 नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिट्रॉन पे क्या होगा, 1 पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से बहुत कम होता है। सही आंसर होगा आपका, एक्स की वैल्यू प्रोटॉन, वाई की वैल्यू न्यूट्रॉन, और जेड की वैल्यू पॉजिट्रॉन। 55 का क्या हो जाएगा, 55 का ए। अगला क्वेश्चन है आपका 56। 56 क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जेटिक प्रोटॉन।
तो कह रहा है कि बोहर थियरी के अनुसार किस ट्रांजिशन के करेस्पॉन्डिंग जो होगा, जो एनर्जी इमिट होगा, किस ट्रांजिशन के करेस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन इमिट होगा, उस रेडिएशन में प्रेजेंट जो फोटॉन होगा उसकी एनर्जी क्या होगी आपकी, लीस्ट लीस्ट मतलब मिनिमम होगा, मिनिमम। तो मिनिमम तब होगा देखो, जब इलेक्ट्रॉन जिस जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है, तो मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन आपका जो है किसी N2 ऑर्बिट में प्रेजेंट है, और वह जंप कर रहा है कहाँ पे, N1 ऑर्बिट में। तो N2 ऑर्बिट और N1 ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग अगर एनर्जी, मान लो इसकी एनर्जी E2 है, और इसकी एनर्जी क्या है, E1 है। तो जो रेडिएशन इमिट होगा, उस रेडिएशन की जो एनर्जी होगी एच न्यू, वह किसके इक्वल होगा, द एनर्जी डिफरेंस वो किसके इक्वल होगा, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनर्जी लेवल, यानी डेल्टा ई, डेल्टा ई का मतलब E2 माइनस E1। E2 और E1 के बीच में जो डिफरेंस जितना कम होगा, फोटान जो रेडिएशन इमिट होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो आपकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, सक्सेसिव एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वह क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो सबसे, अगर आप देखोगे सबसे दूर वाला जो ऑर्बिट्स होंगे जिनके बीच में ट्रांजिशन होने पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो मिनिमम होगी, तो आपका यहाँ पे देखो 6-1, 6-1, यहाँ पे 5-4, यहाँ पे 6-5, और यहाँ पे 5-3। तो देखो 6-1 तो एनर्जी बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जा रहा है। 5-4, एक है 6-5, एक है 5-3, तो यहाँ पे ए वाला भी आपका ज्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे दो ऑर्बिट का डिफरेंस पड़ जा रहा है ना। यहाँ पे तो 5 ऑर्बिट का डिफरेंस पड़ जा रहा है। यहाँ पे देखोगे तो एक, और यहाँ पे एक, यानी या तो आंसर बी होगा या तो सी होगा। तो अगर 5-4 की बात करोगे और 6-4-5 की बात करोगे, तो 6 और 5 के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होगा, अगर आप बात करते हो 6 और 5 के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा, वह कम होगा इन कंपेयर टू पांचवें ऑर्बिट और चौथे ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंस की तुलना में। क्योंकि जो 6 और 5 होगा, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस काफी कम होगा इन कंपेयर टू 5 और 4 के बीच में। सही आंसर होगा आपका सी वाला। अगला है ना, अगला है भाई, कि मैग्नेटिक मूवमेंट बोल रहा है कि किसी मैग्नेटिक मूवमेंट जो है ना वो कितना है, 2.84। तो मुझे पता है मैग्नेटिक मूवमेंट यानी म्यू की जो वैल्यू होती है √n n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन होता है। तो यहाँ पे 2.84 यानी लगभग जो है ना, 3 का रूट तो नहीं है, लेकिन 3 से थोड़ा सा कम, यानी ये कहीं ना कहीं ये वैल्यू जो है ना √8 की वैल्यू है। अंदर √8 कब आएगा, जब n की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर 2 हो जाएगा तो ये आपका 2+2 यानी 4, 4 × 2 तो 8 हो जाएगा। यानी आपका यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका होना चाहिए 2। एन की वैल्यू 2 होनी चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होनी चाहिए। तो किसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपके प्रेजेंट है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। तो निकल आयन के बारे में देखो, तो निकल आयन का होगा आपका 3d8 4s0। यहाँ पे देखो डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल, 5। 5 अगर हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। सही आंसर होगा सी वाला, 57 के सी। अगला क्वेश्चन है आपका, कि इन द न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, है ना, XY is R। चलो भाई आपका कुछ बोल रहा है, इसको देख लेते हैं। बेरिलियम 4 9, और यहाँ पे X, और इसकी वैल्यू कह रहे बेरिलियम
फोर एट, और यहाँ पे गामा। गामा है क्या? ये वाई है, गामा नहीं है, वाई है, वाई। यहाँ पे देखोगे तो हम्म, अच्छा यहाँ पे देखो ना, एक चीज समझ में आ रहा है कि अच्छा देखो, इधर एटॉमिक नंबर, मास नंबर कितना है, 9, और यहाँ पे 8 है, यानी यहाँ पे एक होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर बात करते हो तो हम्म, ना ना, ऐसे नहीं होगा। अगर मैं एक लगाऊं हिट एंड ट्रायल वाला मेथड, तो हिट एंड ट्रायल वाले का मेथड में लगाऊंगा, तो अगर मेरे जहां तक शक है ना कि बी वाले का देखते हैं, तो बी वाले में एक्स की वैल्यू अगर मैं पी रख दूं, पी का मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1, और ड्यूटेरियम यानी वाई, वाई की वैल्यू डी रख दूं, यानी ड्यूटेरियम का मतलब 1H2। क्या आपका सही बैठेगा? तो 4 1 5, और इधर 4 1, सही बैठा। मास नंबर 9 और एक 10, और 8 और 2, है ना, 8 और 2 10 हो जाएगा, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर भी कंजर्व हो जा रहा है, और मास नंबर भी क्या हो जा रहा है, कंजर्व हो जा रहा है। तो सही आंसर होगा बी वाला। क्या अगला है क्वेश्चन आपका कि 59 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विथ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू -1 है। अच्छा, एन की वैल्यू 3 है यानी 3, एल की वैल्यू 1 का मतलब पी सबसे, और है ना, और एम की वैल्यू -1 है, तो 3p सबसेल जो होगा उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल होंगे। कितने ऑर्बिटल होंगे, 3 ऑर्बिटल। तो अगर 3 ऑर्बिटल होंगे पी सबसेल के करस्पॉन्डिंग, है ना, एल की वैल्यू क्या है, 1। तो अच्छा, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है, यानी जो एम की वैल्यू होती है, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, -L से लेकर के +L तक। -1 0 +1, है ना, -1 0 प्लस, -1 वाला देखोगे तो इस ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग, तो एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है, तो एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। तो देखो, एक है आपका 3px, एक है 3py, एक है 3pz, है ना, 3px 3py और 3pz। तो 3pz के करस्पॉन्डिंग पूछ रहा था, तो 3pz ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2।